नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो हमने कल क्वेश्चन नंबर 122 तक कंप्लीट कर लिया था। 67th बीपीएससी का पीवाईक्यू जो अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 21 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार केजीएसडीपी का कितना परसेंट होने का अनुमान है? तो 3.47%। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो बिहार बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा जो है 25,825.11 करोड़ रुपए है, जो बिहार के जीएसडीपी 7,45,310 करोड़ रुपए का यानी कि 3.4% प्रतिशत है। ठीक है, 3.47%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर डी, सभी के लिए वायु मार्ग। ये जो है बिहार 7 निश्चय योजना भाग 2 का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बाकी युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, ये जो है सब क्या है, 7 निश्चय योजना का भाग है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन, बिहार बजट अनुमान 2022-23 में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 निम्न है। एक है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, और है हमारा हर खेत तक सिंचाई का पानी, और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा है सुलभ संपर्कता, और सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन की प्रति व्यक्ति आय के आरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। ठीक है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में जारी आंकड़ों के अनुसार दिए गए विकल्पों में जिला का प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में आरोही क्रम निम्न है। नवादा 23,351 रुपया, किशनगंज 23,222 रुपया, पूर्वी चंपारण 22,306 रुपया, और अररिया जो है 20,613 रुपया, और शिवहर जो है 19,592 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर नामक स्थान पे किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। खुदीराम बोस ने बिहार के मुजफ्फरपुर नामक स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किए थे। प्रसिद्ध जो मुजफ्फरपुर साजिश के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद खुदीराम बोस को महज 18 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटका दिया गया, जहां इन्होंने औपनिवेशिक भारत में एक ब्रिटिश न्यायाधीश डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। उनका जन्म जो है बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा 126 है, आज़ाद दास्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आंसर डी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। अब हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों की ये जो पहल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों की ये जो पहली गुप्त गतिविधियाँ हैं, जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई में राजविलास जंगलों में आज़ाद दस्ते की स्थापना की। इसके सदस्यों को छापामार युद्ध और विदेशी शासन में अर्थव्यवस्था को पंगु करने का प्रशिक्षण दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाजन किसे सौंपा गया था? तो इसका आंसर होगा जगजीवन राम। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाजन जगजीवन राम को सौंपा गया था। ठीक है, श्रम विभाग। उन्नीस सौ 46 में बनी अंतरिम सरकार ने
श्रम विभाजन बाबू जगजीवन राम को दिया गया था और राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। वहीं सैयद अली जहीर को विधि विभाग दिया गया था। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के पैतृक नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, दीपावली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली के दिन हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे तथा नेपाल में जाकर के अजातशत्रु नामक गुप्त संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे डी, दिसंबर 1946 ईस्वी में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। परिणाम स्वरूप भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो जापान। ठीक है, 8 जुलाई 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का जापान के नारा शहर में चुनाव अभियान के दौरान गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें कि पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, हिंदी भाषा। जून 2022 की संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा बहुभाषावाद पर भारत प्रायोजित प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था। इसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्रेन में जो है रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपातकालीन सत्र फरवरी से मार्च 2022 में आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता अब्दुल्ला शाहिद ने की थी। अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के विदेश मामले के मंत्री हैं तथा 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल 2021 से 22 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध पर प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑपरेशन गंगा मिशन। इसमें फरवरी 2022 में यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने हेतु भारत सरकार ने भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा मिशन को शुरू किया गया। भारतीयों की निकासी के लिए उड़ानें रोमानिया और हंगरी जैसे पड़ोसी देशों की संचालित हो रही थी। इसके लिए ट्विटर हैंडल उपगंगा हेल्पलाइन भी मिशन को समर्पित किया गया जहां सभी को अप टू डेट रखने के लिए निकासी प्रक्रिया को दूतावासों की सलाह के बारे में सभी जानकारियां साझा की जाती थी। ठीक है, हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों को दावा किया है। यह दावा करते हुए कि यह एक जो है विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा भूटान। ठीक है, सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान में स्थित है। सकतेंग जो है वन्यजीव अभयारण्य भूटान के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में 650 वर्ग किलोमीटर का राष्ट्रीय उद्यान है जो भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, अभयारण्य एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र से सुशोभित है जिसमें गर्म चौड़ी पत्ती वाले जंगलों से लेकर के अल्पाइन घास के मैदान शामिल है। यह देश में कुछ दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियों का घर है जैसे कि रेड पांडा और हिमालय मोनाल तितर। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GAF की बैठक में
चीन ने पहली बार सक्तेंग पर दावा किया था, लेकिन थिम्पू भूटान ने बीजिंग चीन के दावों को खारिज किया है और कहा है कि सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान का एक अभिन्न और संप्रभु क्षेत्र है। यहाँ तक कि 1996 में चीन ने जो पैकेज प्रस्ताव पेश किया वह भी केवल मध्य और पश्चिमी भूटान में विवादित क्षेत्रों को संदर्भित करता है, लेकिन सक्तेंग पर चीन के दावे का समर्थन करने वाला कोई कार्टोग्राफिक साक्ष्य नहीं है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश को चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। भारत 8 से 10 सितंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में 18वें G20 लीडर समिट यानी कि G20 लीडर समिट की मेजबानी करेगा। 21 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत के अंतर्गत होगी। इस अध्यक्षता के दौरान भारत कोई G20 बैठकों की मेजबानी भी करेगा। G20 या ग्रुप ऑफ 20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए और यूरोप संघ शामिल है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं? नहीं। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक प्रस्ताव के द्वारा वापस लिया जा सकता है? हाँ। और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है? तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बी। कथन जो है एक असत्य, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल का प्रयोग आत्मरक्षा के साथ साथ अधिदेश की सुरक्षा में भी कर सकते हैं। शेष कथन 2 एवं 3 जो है सत्य, क्योंकि शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के द्वारा वापस लिया जा सकता है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि इजराइल। इजराइल एवं संयुक्त अरब अमीरात के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता 31 मई 2022 को हस्ताक्षरित हुआ। यह जो है पहला अवसर है जब इजराइल ने किसी अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 138, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, रूस। आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु रूस के द्वारा पहला उपग्रह आर्कटिका M प्रक्षेपित 28 फरवरी 2021 को किया गया। यह उपग्रह जो अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमानों के संकलन के लिए अधिक सटीक मॉडल बनाने में मदद करेगा। संकलन शोधकर्ताओं को वैश्विक जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए बड़ी मात्रा में नया डेटा उपलब्ध कराएगा। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में संसाधनों का पता लगाने में भी मददगार होगा। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। मार्च 2021 में इंग्लैंड के साथ खेले गए 5 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच के दौरान अहमदाबाद में विराट कोहली ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है हर घर दस्तक अभियान 2.0। कोविड-19 टीकाकरण में तेजी लाने हेतु
हर घर दस्तक 2.0 अभियान का शुभारंभ 1 जून 2022 को किया गया था। ठीक है। नवंबर 2021 में शुरू किए गए हर घर दस्तक अभियान 2.0 का उद्देश्य जो है डोर टू डोर अभियानों के माध्यम से पहले, दूसरे और एहतियाती खुराक के लिए पात्र आबादी समूह का टीकाकरण सुनिश्चित करना था। इसके अनुभव और सीख को देखते हुए उसके दूसरे चरण को शामिल किया गया है। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे थे। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में 30 जून 2022 को शपथ ली। इसके पहले वे महाराष्ट्र सरकार में जो थे शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री थे। ये महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कोपरी पखाड़ी विधानसभा से निर्वाचित हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर है हमारा 142। अब क्या कह रहा है, तो भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे डी, केंद्र सरकार ने। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। हर घर तिरंगा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने का एक अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति NEP को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है। राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया की शुरुआत की। ठीक है। अब हम लोग भारतीय राज्य के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। कौन सा जोड़ा सही है उसको देखना है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1 और 2 दोनों। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। उत्तर के जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल थे। ठीक है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जबकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल लाल गणेशन अतिरिक्त प्रभार के रूप में, और गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि जुलाई 2022 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार बिहार एवं उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 तक कुल जनसंख्या में युवा आबादी के अनुपात में वृद्धि हुआ है और फिर इसमें गिरावट की संभावना आई है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि 2021 से 36 के दौरान युवाओं को आबादी में गिरावट होगी तथा बुजुर्गों जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या में युवाओं का अनुपात जो है 1991 में 26.6% से बढ़कर के 2016 में 27.9% हो गया था और फिर नीचे गिरने की प्रवृत्ति शुरू हुई तथा इसे 2036 तक 22.7% तक गिरने का अनुमान लगाया गया। इसके विपरीत कुल आबादी में बुजुर्ग आबादी का अनुपात 1991 में 6.8% से बढ़कर 2016 में 9.2% हो गया और 2036 में 14.9% तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है। तो 146वां जो क्वेश्चन है, खबरों में नजर आने वाली एला बेनिल वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा निशानेबाजी यानी कि शूटिंग। एला बेनिल वलारिवन भारत की निशानेबाज शूटर हैं। श्रेया अग्रवाल एवं रमिता भी निशानेबाज हैं। बाकू अजरबैजान में
आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में एला वेनिल, वलारिवन, श्रेया अग्रवाल तथा रमिता ने 10 मीटर एयर राइफल महिला टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्मृति ईरानी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का प्रभार स्मृति जुबिन ईरानी को सौंपा गया, जबकि अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉन बारला हैं। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्रालय के भी मंत्री हैं। ये उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय क्षेत्र की सांसद है। कौन? स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यशवंत सिन्हा। पूर्वी केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्षी दलों यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस UPA द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। उन्हें सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समर्थित झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने 28.1% मतों के अंतर से पराजित किया, जो कि अब तक की सबसे कम मतांतर से जीत है। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पदस्थापित हुई हैं और ये प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपने उपन्यास टॉम ऑफ रॉन यानी रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं। कौन है? तो ये हो जाएगा गीतांजलि श्री, यानी कि रेत समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाली भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक बन गई है। मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के रूप में प्रकाशित पुस्तक गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई है और डेजी रॉकवेल के द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित की गई है। यह जो किताब एक 80 वर्षीय महिला की कहानी बताती है, जो अपने पति की मृत्यु के बाद गहरे अवसाद का अनुभव करती है। आखिरकार वह अपने अवसाद पर काबू पाती है और विभाजन के दौरान अपने पीछे छोड़ी गई अतीत का सामना करने के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला करती है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रति वर्ष पुस्तक के ये दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है और UK या आयरलैंड में प्रकाशित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी। इसमें प्राप्त राशि को लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप में बांट दिया जाता है। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 788, आंसर नंबर बी। 16वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्य कौन है? तो राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों को मिलाकर के बने निर्वाचक मंडल में शामिल कुल सदस्य जो है 788 थे। थैंक यू सो मच।